के स्रोतों में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, अमेरिका से क्या क्या लिया गया। आज आइए देखते हैं जापान से संविधान में क्या लिया गया। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है ये कहाँ से ली गई है, जापान से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन हमने लिया है ब्रिटेन से, कानून का शासन होगा और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी। यानी कि जैसे सड़क पे आपको चलना है तो अपने बाएं से चलना है, ये विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कानून का शासन कैसे, विधि का शासन कैसे है, तो विधि का शासन है यानी किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, कोई व्यक्ति शासन नहीं करेगा। कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम है जो का नियम बने हुए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना। विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून बनाना, अगर देश के लिए कानून की कोई जरूरत है उसको बनाना। विधायिका का काम है कार्यपालिका को कंट्रोल करना, कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना। और न्यायपालिका का काम है, दो काम न्यायपालिका का है। कार्यपालिका उन लोगों को पकड़ करके न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार काम नहीं करते। और न्यायपालिका एक और काम करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन भी करती है कि जो बनाया गया वो विधि सम्मत है या नहीं है। सोवियत रूस से, जो पूर्व सोवियत संघ था, वहां से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय का आदर्श है ये भी हमने सोवियत संघ से लिया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो उसमें की गई है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है जो वहां की क्रांति से निकला था। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है भारत के अंदर, इस व्यवस्था को भी हमने कहां से लिया है, फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने भारत के अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। और उसके साथ साथ राज्यसभा जो सभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उनको चुना जाता है। तो उस चुनाव की यानी निर्वाचन प्रक्रिया को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अभी जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो वह निर्वाचन प्रोसेस को भी हम देखेंगे। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। ये प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद कनाडा, कनाडा के संविधान से हमने एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, एक सशक्त केंद्र के साथ में भारत में एक संघीय व्यवस्था है उसको लिया है। अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे बाद में आती जाती हैं, उनको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। उनका वो सारी चीजें कहाँ निहित होंगी, केंद्र में। और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है ये भी कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो है ये भी हमने कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, परामर्शी मतलब उच्चतम न्यायालय परामर्श का भी काम करता है। राष्ट्रपति को जब आवश्यकता हो तो वो उच्चतम न्यायालय से किसी मामले पर परामर्श ले सकता है। और उच्चतम न्यायालय का जो ये प्रोसेस है ये कनाडा से लिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे रिलेटेड ढेर सारे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक एक करके इन सारी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा
लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना लंबा संविधान दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, जिसके अंदर इतने ढेर सारे भाग हैं, इतनी ज्यादा अनुसूचियां हैं, इतने अनुच्छेद हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। भारत के संविधान के अंदर केंद्र सरकार की सारी शक्तियां, केंद्र सरकार के सारे एक एक अंगों का वर्णन किया गया है। उसी तरीके से राज्य सरकार की भी सारी शक्तियां, स्थानीय सरकारों की भी सारी शक्तियों को उसमें मर्ज कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल जितने पद हैं उन सब की चर्चा है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की कि हमारा संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है, और दुनिया का सबसे व्यापक मूल अधिकार। और मूल अधिकार का जो संरक्षक है वो बिल्कुल प्रहरी के रूप में शुरुआत में ही खड़ा है, जो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यानी मूल अधिकारों में किसी तरीके की कोई कटौती की ही नहीं जा सकती। जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के अंदर एक खूबसूरत सी वो चीज है जो हमारे नागरिकों को प्रदान की गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त नैसर्गिक अधिकारों को यहाँ पर पूरी तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों को मौलिक अधिकार दे करके अपने विकास और अपनी वृद्धि में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जा सके। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हमारे संविधान में घोषित किया गया है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। यानी कि संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, भारतीय संविधान का कोई धर्म नहीं है, राज्य जो है वो धर्म से तटस्थ होगा। उसके अलावा भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि यहाँ पर नीति निदेशक सिद्धांत है, यानी डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल करते क्या है? इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मुख्य काम है कि सरकार को रास्ता दिखाना। जो राज्य है ये उसको रास्ता दिखाते हैं कि राज्य को किस तरीके से काम करना है। राज्य का मतलब वो चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इन सब के लिए ये नीति निदेशक नीति के कि नीतियां किस तरीके से उन्हें बनानी है, किस तरीके से उसका विकास करना है, कैसे आगे बढ़ाना है चीजों को, ये उसके लिए कार्य करते हैं डीपीएसपी। यानी राज्य का दायित्व है कि वो डीपीएसपी में जितनी बातें लिखी गई हैं उन सब के अनुपालन को सुनिश्चित करे, ये उसको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। उसके अलावा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं जो नागरिकों को अपने ड्यूटीज का एहसास कराते हैं कि अगर हमें अधिकार मिला है तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों का अनुपालन हमें सुनिश्चित कराना है। हमारे संविधान की एक और बहुत खूबसूरत सी चीज है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो समानता के वैल्यू को बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है और वोट सबका बराबर, चाहे वो कितना गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अंग्रेज पहले शिक्षा के आधार पर, लोगों की आर्थिक मजबूती के आधार पर, किसके पास कितना पैसा है, तो जिसके पास इससे ज्यादा पैसा है वही वोट कर सकता है, नहीं है तो वोट नहीं कर सकता है। इतनी शिक्षा है तो वोट कर सकता। आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति के पास सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 साल का हो चुका है तो उसको वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक हैं, जो एससी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, इन सब के लिए हमारे संविधान में विशिष्ट प्रावधान किया गया है। यानी कि समाज के वो लोग जो मुख्य धारा से कहीं कटे हुए थे, मुख्य धारा से दूर थे,
तो उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है ताकि समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। स्वतंत्र निकाय दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, जैसे यूपीएससी है, कैग है ना। इस तरीके से ये सब ऐसे निकाय हैं जो देश के लिए पूरी तरीके से, अब कैग देश की वित्त व्यवस्था सही से बनी रहे, उसके अंदर सरकार की आय और व्यय दोनों समुचित तरीके से रहें, उनका गलत उपयोग ना हो, सरकार की आय को घटने ना दिया जाए, इन सारे चीजों पर लेकर के ये काम करता है स्वतंत्र निकाय। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली को समझिए, जो देश के ऊपर शासन कर रहा है, कल भी मैंने बताया था, देश के ऊपर जो शासन कर रहा है, यानी कि जो राजा की भूमिका में है, चाहे वो मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, और इनकी सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है। राजतंत्र में सोचिए क्या संभव था कि कोई औरंगजेब को खड़ा करके दरबार में और कहे कि सारे दरबारियों का या लोग पहुंचे और उनके प्रश्नों का जवाब दे? राजतंत्र में ये संभव नहीं है। आप राजा पे अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर सकते, वो संभव ही नहीं था। लोकतंत्र में ये संभव है कि प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उस सबको विधायिका के समक्ष, यानी लोकसभा राज्यसभा के अंदर, संसद के समक्ष हर मंत्री को अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ती है कि हमने ये काम किया है, इस तरह से काम किया, इतना पैसा खर्च किया, ये इतना विकास का काम हुआ, इस काम को इस तरह से और आगे करेंगे, ये सारी बातें बतानी पड़ती। तो ये संसदीय शासन प्रणाली है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो आप फट से क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब है जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी वो अकाउंटेबल है, फ्री नहीं है, उसको करना पड़ेगा वो काम सारे, अपने अपने सारे कामों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। जवाबदेह का मतलब जो किए हैं उसको बताना पड़ेगा कि हम ये काम किए हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, जवाबदेहिता बहुत बड़ी चीज है। जवाबदेहिता से कार्य में क्या होता है, वो आप किसको जवाब दे रहा है? तो जो रियल में मालिक है, तो भारत में मालिक कौन है? जनता। जनता ही शासन कर रही है। लोकतंत्र का मतलब जनता शासन कर रही है। अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं तो आगे आपको काफी आनंद आने वाला है। तो अगर भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जनता है वो किस स्थिति में है? संसदीय शासन प्रणाली में शासक की भूमिका में है, और शासक जो है वो मंत्री है, अगर प्रधानमंत्री है तो वो जनता के समक्ष जवाबदेह है। अगला है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की एक खूबसूरती है कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। क्या है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली? एक तो केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है, और तीसरी स्थानीय सरकार है। इस तरीके से जो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, इसकी जबरदस्त तरीके से लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करती है। ये शक्तियां किसी एक के हाथ में नहीं है, शक्तियां बिखरी हुई हैं। कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, कुछ शक्तियां राज्यों के पास हैं, और कुछ शक्तियां जो है स्थानीय स्वशासन, नगर निगम, पंचायतों के पास है। और ये जनता अपने त्रिस्तर पे अपने शासकों का चयन करती है, और अलग अलग कार्यों को संपन्न कराने के लिए ये त्रिलेयर हमेशा सक्रिय है। जैसे जो छोटे लेवल का काम है, साफ सफाई, जल, पेयजल, नाली, है ना, इसके सब के लिए कौन काम करता है? नगर निगम, पंचायतें काम कर रही हैं। राज्य सरकार, उसकी भूमिका अलग अलग स्वरूपों में है, जैसे युवाओं को रोजगार देने में, स्टेट लेवल पर नौकरियां निकालने में, स्टेट लेवल पर विकास के कार्य करने में, नीतियां तैयार करने में, नगर निगम पंचायतों को फंडिंग देने में, और केंद्र स्तर पे सारी चीजें हैं मुख्य रूप से वहां पर सारे राज्यों के साथ वित्तीय संबंध स्थापित करना, देश की रक्षा,
विदेश नीति, इन सारी चीजों को लेकर के संचार, ये सारा काम कौन देखता है? केंद्र सरकार। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे संविधान में है वो है आपात उपबंध। आपात उपबंध का भी प्रावधान किया गया। अगर देश की अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी समस्या आ जाए, सॉरी, देश की राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा कोई संकट आ जाए, अर्थव्यवस्था में कोई संकट आ जाए, या किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो उस केस में सारी की सारी व्यवस्था की गई है आपात उपबंध के रूप में। आर्टिकल 352, 356 और 360, 52, 56 और 60, ये 3 आपात उपबंध है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जो शक्तियों का विभाजन है उसकी सीमा को रोक करके शक्तियां केंद्र में निहित कर दी जाती हैं, ताकि आई हुई जो भी समस्या है उससे सही तरीके से निपटा जा सके। इसके अलावा हमारा जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। जैसे हमारे संविधान में संशोधन के लिए भी प्रावधान दिया गया है, जिसकी संविधान में एक बड़े हिस्से में संशोधन किया जा सकता है जिस तरीके से भी आवश्यकता हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे संविधान के नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है, यानी कि ये कठोर भी है और लचीला भी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, यानी कि संविधान निर्माताओं ने इसको बिल्कुल अलग रखा है ताकि लोगों को न्याय की स्थिति से, अन्याय की स्थिति से ना गुजरना पड़े, उन्हें न्याय सुनिश्चित हो सके। इसकी व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अंदर किया है कि स्वतंत्र है। हमारी जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, यानी कि उसका जो सर्कल है, ये न्यायपालिका का सर्कल है, ये विधायिका और कार्यपालिका का सर्कल है। इसमें ओवरलैपिंग है विधायिका और कार्यपालिका में, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। इसके अलावा संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। जैसे संसद की संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता का मतलब है कि संसद जैसा चाहे वो उस तरीके से संप्रभु होकर के, यानी संविधान में संशोधन कर सकती है, देश के लिए कानून बना सकती है। ये सारा का सारा काम संसद के द्वारा किया जाता है। देश की सबसे बड़ी समझिए कि वो पंचायत है। और वही न्यायिक सर्वोच्चता, तो जो न्यायिक सर्वोच्चता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा गुजरेगा, तो ये हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता भी सुनिश्चित करता है। दोनों के बीच में एक समन्वय है, और एक समन्वय के तहत जैसे भी कोई जज है और उसके ऊपर महाभियोग चलाना है तो कौन चलाएगा? संसद। और संसद के द्वारा बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कौन करेगा? तो न्यायपालिका। कितना सुंदर सा समन्वय और आपस में एक तरीके की हायरार्की तैयार की गई है। तो यह भारतीय संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान सबसे लंबा है। हमारे संविधान के अंदर ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इतना मौलिक अधिकार इतना स्पष्ट रूप से लिख करके दुनिया में कहीं नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर हर धर्मों को मानने वाले लोग, और धार्मिक स्वतंत्रता इतनी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, उसका पालन करे, ना करे, इस सब के लिए पूरी छूट है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसके साथ ही नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, डीपीएसपी है, राज्यों को एक गाइडलाइन दी गई है बना करके संविधान में कि उनको कैसे काम करना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। समाज की मुख्य धारा से जो लोग कटे हुए थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। संविधान के अंदर स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करके राजा को जो है जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली दी गई है। आपात उपबंध से निपटने के लिए, आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। संविधान हमारा लचीला है, कठोर है, दोनों का मिश्रण है।
न्यायपालिका है जो स्वतंत्र है और उसके साथ साथ निष्पक्ष है, एकीकृत है। इसके साथ में ही संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों के समन्वय का शानदार मिश्रण हमें हमारे संविधान में दिखाई देता है। तो यानी कि क्या जाना आपने, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। ये कई देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं से प्रेरित है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, सब जगह से संघीय और एकात्मक प्रवृत्ति दोनों हमारे संविधान में दिखाई देती है। सामान्य अवस्था में ये संघीय प्रणाली में है, लेकिन ये केंद्र की ओर झुका हुआ है। संघ और राज्य दोनों की अलग अलग सूचियां हैं, लेकिन आपातकाल के समय ये सब क्या हो जाती है, शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। उसके अलावा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का समन्वय दिखाई देता है। ब्रिटिश परंपरा से संसदीय प्रणाली ली गई है और अमेरिका मॉडल से क्या लिया गया है, न्यायिक समीक्षा। इससे संविधान लचीला और विवेकपूर्ण दोनों बनता है। उसके अलावा निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। भारत में जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। ये न्यायिक पुनरावलोकन और असंवैधानिक व्याख्या की शक्ति रखते हैं अपने पास। इसके अलावा नम्यता और अनम्यता यानी कि लचीलेपन और दोनों के बीच में दोनों का मिश्रण है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है आपात उपबंध 352, 56 और 360। ये भारत के आपातकालीन शक्तियां प्रदान करते हैं, यानी राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के माध्यम से केंद्र सरकार क्या करती है, वो संपूर्ण नियंत्रण में ले सकती है सारी की सारी व्यवस्था को। इसके अलावा त्रिस्तरीय शासन है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका की व्यवस्था लाई गई और ये शासन को ग्राम से लेकर के शहर तक क्या करता है, लोकतांत्रिक बनाता है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना होता है, किसको, सरकार को। स्वतंत्र निकाय की अगर बात करें तो हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, कैग है, वित्त आयोग है। इन सब की चर्चा हमारे संविधान में की गई है ताकि लोकतंत्र की निष्पक्षता बनी रहे और लोकतंत्र निष्पक्ष रूप से काम करे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। जैसे 18 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा, उस सबको, सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, संपत्ति सबकी परवाह किए बिना मतदान अधिकार है। ये ये जो भारत को क्या प्रदान करता है, 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति, है ना, इस सब में परवाह किए बिना मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ये भारत को एक सशक्त जनतंत्र बनाता है और ये सबके बीच में क्या लाने में, समानता, समानता का डेवलपमेंट करने में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज के लिए विशेष प्रावधान किया गया है संविधान में ताकि इन लोगों को मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके, समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति आदि के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं और अधिकार ही नहीं दिए गए हैं, उनको लागू कराने के लिए न्यायालय द्वारा पूरी व्यवस्था भी दी गई है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दो आर्टिकल दिए गए हैं। ये 32 है, मूल अधिकारों के हनन पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और यहाँ पर 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन 32 अपने आप में मूल अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा। लेकिन 226
ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट जाने पर वो आपको मना भी कर सकता है। यहाँ आर्टिकल 32 में आप सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के हनन पे जाएंगे, लेकिन 226 में आप मूल अधिकार प्लस अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी जा सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर तरीके से आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर के रह सकते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत कम देश हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है। अमेरिका जैसा देश, वहां अभी भी लोग काले और गोरे को लेकर के लड़ते रहते हैं। कुछ कुछ दिनों पे ऐसी खबरें आती रहती हैं, गोरों ने कालों को मार दिया, काले और गोरों के बीच में संघर्ष चल रहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। संविधान जो है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। न कोई राज्य धर्म है और न ही किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। सभी नागरिकों को धर्म की यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार कोई भी धर्म ज्वाइन करे छोड़ दे, उसकी इच्छा। हरीश व्यक्ति का नाम, हरीश व्यक्ति नाम का व्यक्ति भी ईसाई हो सकता है। इतनी स्वतंत्रता आपको भारत में दी गई। अगर आप बताएं नहीं तो धर्म भारत के लिए एक निजी विषय वस्तु। जैसे कोई व्यक्ति क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा ये उसकी अपनी पसंद है, वैसे धर्म भी एक आंतरिक विषय वस्तु है। हम उसको धारण करते हैं, वो हमारी आंतरिक प्रवृत्ति है, वो हमें उस तरीके की सोच। धर्म मतलब एक विचारधारा जिसे हम धारण करें और उसके अनुसार उसका अनुपालन करें। हर धर्मों में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी धर्मों में कॉमन है। अब बात आती है कि धर्म को लेकर के उन्माद क्यों पैदा होता है। तो वैसे ही है जैसे हर समाज के अंदर, हर क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उद्दंड प्रवृत्ति के होते हैं। उनको धर्म से लेना देना नहीं होता, उनको क्लास से लेना देना नहीं होता है, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, तो वो धर्मों को विधर्मी बनाते हैं, उनका दुष्प्रचार कर ले जाते हैं। बाकी धर्म सभी अच्छे हैं, सभी धर्म शांति के मार्ग पर ले जाते हैं। सभी धर्म इंसान को एक ऐसी विचारधारा, इंसान का जो माइंडसेट है वो पूरा ब्लैंक है, जो दिमाग है वो शुरू से खाली है। बच्चा जब जन्म लेता है इंसान का, अगर उसका पालन पोषण ना हो तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। जबकि और जीव जंतुओं में ऐसा नहीं। सांप का बच्चा, उसकी माँ उसको खा जाती है। सांप के जब अंडे फूटते हैं तो उसमें से सांप के बच्चे भागते हैं और सर्पिड़ी कोशिश करती है कि कितने को खा जाए। जितना वो खा पाती है उतना खा लेती है, जो एक दो चार बच जाते हैं वही सांप बनते हैं। वो अपनी परवरिश खुद करता है। इंसान के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ। तो धर्म इसीलिए यहाँ पर एक विषय वस्तु बन गया। धर्म को लोग घोषित करते धर्म संकट में है। धर्म कैसे संकट में आ सकता? धर्म कभी संकट में नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक विचारधारा है, वो एक जीवन पद्धति है। और जिसको अच्छी लगेगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, जिसको नहीं अच्छी लगेगी वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो भारत को दुनिया में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, ये इसकी पहचान है। और भारत के संदर्भ में एक बात और जान लीजिए, भारत पर धार्मिक हमले बहुत हुए। इस्लाम का हमला सबसे ज्यादा हुआ और भारत के इस्लामीकरण का प्रयास किया गया। तैमूर लंग से लेकर के मोहम्मद गोरी, कितने आक्रमण हुए यहाँ पे। मुगल पूरा, दिल्ली सल्तनत पूरा, और इन सब ने लाख कोशिश किया जजिया कर लगा लगा कर। जजिया कर का एक ही उद्देश्य होता था, जो कर न दे पाए तो चुपचाप मुस्लिम बन जाओ, कर ही नहीं देना पड़ेगा, वरना दो कर। उस गरीबी में, उस कठिन परिस्थिति में भी लोगों ने
भारत में, दुनिया में कहते इस्लाम जहां जहां गया, जिस देश में गया, सबका इस्लामीकरण हो गया। इस्लाम भारत आया और इस्लाम भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पाया। यहाँ आने के बाद इस्लाम को भारत के सामने झुकना पड़ा, एक समन्वयकारी संस्कृति का विकास करना पड़ा। यहाँ से इस्लाम ने बहुत कुछ सीखा और यहाँ के लोगों ने इस्लाम से काफ़ी कुछ डेवलप करके एक समन्वयकारी संस्कृति का विकास किया। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च होती है कि भारत का इस्लामीकरण क्यों नहीं हो पाया। आगे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, भाग 4 है हमारे संविधान का, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं स्टेट के लिए, राज्य के लिए। में जो सिद्धांत है, सरकार को सामाजिक कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देता है। भले ही ये न्यायालय, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, फंडामेंटल राइट जो है वो न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है। अगर आपका मौलिक अधिकार लागू नहीं करा पा रही सरकार, तो आप सीधे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आदेश आ जाएगा सरकार के। लेकिन ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नीति में निर्माण करते समय ये निर्धारक आधार के रूप में काम किया जाता है। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 4A में जोड़े गए और ये नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाते हैं। जहां अधिकार हैं वहीं कर्तव्य भी होने चाहिए। ऐसा माना गया कि बिना कर्तव्य के जो अधिकार हैं वो अधूरे हैं। तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी इंदिरा गांधी जी ने इसमें ऐड कराया। तो ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब जरा एक बार सिलेबस पे आए, जिस सिलेबस को देखते हुए हमने शुरुआत किया था। तो इसमें हमने संविधान के निर्माण के बारे में पूरा पढ़ लिया, संविधान की प्रमुख विशेषताओं और संविधान की प्रस्तावना, ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया है। और इसमें से कुछ कंटेंट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे, ग्रुप पे नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे जेनित आईएएस के, इसके अलावा टेलीग्राम के जेनित आईएएस चैनल पे दिया गया है। बाकी जो और ज़रूरत है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका होमवर्क जो होगा वो किताब से, लक्ष्मीकांत बुक से संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता और संविधान की प्रस्तावना, इन तीनों चैप्टर्स को कम से कम 5-5 बार पढ़ना है, ठीक से और अच्छी तरीके से पढ़ना है। इससे रिलेटेड अभी आपके टेस्ट चलते रहेंगे, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट आपको डेली देना है। और जो संघ और इसका राज्य क्षेत्र है, ये जो टॉपिक है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज जो टेस्ट पेपर हुआ है कॉपी में देख लूंगा और उस टेस्ट पेपर को नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जब कल हम लोग मिलेंगे तो पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा 5 मिनट और अब आपको देखना है एक मेंस का प्रश्न, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मेंस में आंसर राइटिंग के लिए प्रश्न पूछा जाता है। संविधान की प्रस्तावना से ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की व्याख्या करने में और संविधान के उद्भव को निर्देशित करने में, यही रुकना है। देखिए कैसे प्रश्न पढ़ा जाता है, संविधान की व्याख्या करने में और संविधान के उद्भव को निर्देशित करने में, विशेषकर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तावना की क्या भूमिका है। इसका आंसर 150 शब्दों में लिखने के लिए पूछा गया था। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पेश करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, तो इंट्रोडक्शन में जो संविधान, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना न केवल इसके मूल उद्देश्यों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है, मूल उद्देश्यों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है,
बल्कि ये संविधान के भावनात्मक और वैचारिक आधार को भी स्पष्ट करती है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपकी प्रश्न की शुरुआत अच्छे से हो गई। संविधान की व्याख्या एवं ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तावना की बहुआयामी स्थिति रही है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अब 3-4 बिंदुओं को पेश करना है। 3 पॉइंट यहाँ मिल चुके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। देखिए, संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, यानी कि जब भी संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने का समय आता है, करते समय न्यायालयों ने प्रस्तावना का उपयोग एक लेंस के रूप में किया, जिससे ये जाना जा सके कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है और वो किस वैचारिक भावना को पोषित करती है। केशवानंद भारती केस 1973 में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान की मूल संरचना को ये दर्शाता है। उसके साथ ही जो न्यायिक निर्णय है उसमें इसको संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसका उपयोग न्यायालयों ने कई बार संविधान के प्रावधानों की लोकतांत्रिक व्याख्या करने और समाज की मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया। एक गोलकनाथवाद है 1967 केशवानंद भारती से पहले। इसमें यह मुद्दा आया कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो न्यायालय ने प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक होनी चाहिए। ये बात प्रस्तावना के हवाले से, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और न्याय को व्यापक रूप से राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता की, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 तरीके की न्याय की बात है। तो ये न्याय कौन कौन से हैं? राजनैतिक, आर्थिक और तीसरा न्याय क्या है? जन कोई बोलिए। सामाजिक। ठीक, वेरी गुड। अब आगे बढ़िएगा। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में वहां क्या क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उसके बाद में विश्वास, उपासना, ये सारी स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। इसके साथ में संविधान के उद्भव की जो वैचारिक नींव है वो क्या है? तो संविधान के उद्भव की वैचारिक नींव को समझिएगा बहुत ध्यान से। इसमें हम भारत के लोग, यानी कि जब भी कोई प्रस्तावना पढ़ेगा, आज से 100 साल बाद भी कोई प्रस्तावना पढ़ेगा, तो उसके अंदर ये बात आएगी कि हाँ, ये संविधान मेरा है और मेरे द्वारा पोषित हो रहा है, यानी कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ये उसकी उद्भव की वैचारिक नींव है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो कहेंगे हम भारत के लोग, यानी आज भी हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है इसकी लोकप्रिय संप्रभुता, जो लोगों के द्वारा, क्या कि लोग ही सब कुछ है, जनता ही शासक के रूप में है। तो दिए गए उद्देश्य क्या क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है। ये गहना है हमारी प्रस्तावना का। तो संविधान निर्माताओं के ये सब दृष्टिकोण को, उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। संविधान संशोधन और प्रस्तावना, केशवानंद भारती के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना में वर्णित मूल संरचना के विरुद्ध कोई भी संशोधन क्या होगा? असंवैधानिक। यानी कि जो संशोधन धर्मनिरपेक्षता या लोकतंत्र को खतरे में डालता है, तो प्रस्तावना के आधार पर उसे न्यायालय क्या करेगा? अस्वीकार कर सकता है। यानी लास्ट में तो ये बातें आपने अपनी प्रश्न के अंदर से निकाली और लिख दी। अब लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन दे करके प्रश्न को समाप्त किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की दिशा और दृष्टि को निर्धारित करती है। ये न्यायालयों के लिए एक मूल्य परक संदर्भ बिंदु के रूप में काम करती है, जिससे संविधान की व्याख्या न्याय, स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व के मूल आदर्शों के अनुरूप हो सके। इस प्रकार प्रस्तावना न केवल वैधानिक औचित्य का स्रोत है, बल्कि ये संविधान की आत्मा के रूप में न्यायिक विवेक और व्याख्या की नींव भी है। ये इस तरीके के प्रश्न हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। इसको आपको ध्यान से जिस जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड और 100 प्रश्नों को ध्यान से मेरे साथ देखने के बाद आपकी लेखन शैली अपने आप इम्प्रूव कर जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर अपने आप से लिखने का प्रयास करिएगा और फिर मुझे भेजिएगा। मैं देखूंगा, प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बाकी इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा तो वहां से भी देख सकते हैं। जब लिखिएगा तो इसका यूज मत करिएगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लिख लीजिएगा, अपनी तरफ से अपने भाव के अनुसार आंसर राइटिंग करिए। देखते 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 जो इसका रंग है वो आप पे चढ़ने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने साइकिल चलाना कब और किस समय पे सीख लिया है। इस बस प्रोसेस का अपने अंदर उसी तरीके से, जिस तरीके से आपसे कहा जा रहा है, अभी तो शब्दों के साथ आप जुड़ोगे, एक एक शब्द से जुड़ोगे और फिर उसके बाद पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस कब बनने शुरू हो गए। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर तीसरे टॉपिक, चौथे टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे और इन 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, बुक रीडिंग करिए। फिर से कह रहा हूँ, पूरे उत्साह में बने रहिए, उत्साह ही आपके कार्य का प्राण है और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपकी सोच जितनी पॉजिटिव होगी उतना जिंदगी आपकी आसान होती जाएगी, आपका काम आसान होता जाएगा। जिन लोगों को कभी गुस्सा नहीं आता है, जिन लोगों के मन में कभी कोई निगेटिव थॉट नहीं आता है, यहाँ तक कि अगर आपसे कोई निगेटिविटी में आके बात करे तो आप उसे पॉजिटिव कर सकें, तो आप समझ लीजिए कि आप सफलता की दिशा में बढ़ चुके हैं। क्योंकि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ना, वो दुनिया की सबसे महंगी चीज। आप एक बार केवल निगेटिव सोच करके या निगेटिव चीजों को अपने दिमाग में भर के उस सारे हार्मोन्स को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उत्साह पूर्वक काम करिए और पूरी तैयारी के साथ इसमें आगे बढ़िए। काम आपका बढ़ता चला जाएगा। अभी आज 3 चैप्टर खत्म हुआ है, 2 दिन बाद